हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का। जल्दी से ज्वाइन कर लें क्लास। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। ओके बच्चे, तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का लेक्चर और जल्दी से जस्ट 1 मिनट वेट कर लें ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर लें। ओके चलिए, तो हमारे पास बेटा क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं हम, और इसके अंदर एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर पेपर जो है हम सॉल्व कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन आज का है वो क्या है, विच बॉयलर हैज रिलेटिवली लार्ज स्टोरेज ऑफ स्टीम एंड वाटर। मतलब ज्यादा वाटर की कैपेसिटी, ज्यादा स्टीम स्टोरेज की कैपेसिटी किसके पास होती है, कॉकरन बॉयलर, सिंपल वर्टिकल, लंकाशायर या कॉर्निश बॉयलर। इसका राइट आंसर आपको देना है और यहाँ पे आपको पोल में आपको आंसर लिखना है, सॉरी क्लिक करना है आपको, और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख जाएगा। ओके, तो आप इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्विक, स्पीड अप करें। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा। तो देखिए अलग अलग कैपेसिटी होती है, तो कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो हमारे पास इनमें से लंकाशायर बॉयलर जो होता है वो सबसे ज्यादा कैपेसिटी वाला होता है। हम इनकी अगर बात करें, कॉकरन की, सिंपल वर्टिकल, कॉर्निश, इसके मुकाबले लंकाशायर बॉयलर जो है वो ज्यादा हमारे पास कैपेसिटी वाला होगा। तो लंकाशायर इज द राइट आंसर। ओके नेक्स्ट चलते हैं। तो लंकाशायर बॉयलर में भी ये वो और भी देख लें, ये क्या होता है, मोस्ट कॉमनली यूज बॉयलर है, स्टेशनरी होता है, और यहाँ पे क्या है, इट इज हार्डली यूज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। तो ये उसके मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए नहीं है। इट इज यूज इन शुगर मिल्स एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री, नॉट ओनली फॉर पावर जनरेशन बट फॉर वेरियस प्रोसेसेस। तो सिर्फ पावर जनरेशन नहीं और कामों के लिए भी यूज होता है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, यूज्ड वेयर ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टीम इज नीडेड। ये मेन बात है बेटा, जहां पे बहुत ज्यादा हमें मात्रा यूज चाहिए, स्टीम का ज्यादा यूज चाहिए, वहां पे हम इसको यूज करते हैं। द साइज ऑफ कॉर्निश बॉयलर, कॉकरम बॉयलर एंड सिंपल वर्टिकल बॉयलर इज लेस देन लंकाशायर बॉयलर। तो हमारे पास लंकाशायर बॉयलर सबसे बड़ा है। तो लंका भाई साहब, ठीक है, लंका आपको पता ही है बहुत बड़ी थी, तो इस हिसाब से हम लंका का याद कर सकते हैं। तो पेल्टन टरबाइन इज एन, तो पेल्टन टरबाइन क्या होती है, रेडियल फ्लो टरबाइन, एक्सियल फ्लो टरबाइन, मिक्स्ड फ्लो टरबाइन या इम्पल्स फ्लो टरबाइन। तो मेरे पास आप सबको पता है बेटा, इसका हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो इम्पल्स फ्लो टरबाइन होती है। इम्पल्स हम जब देखते हैं तो इम्पल्स वाले के केस में क्या मिलता है, हमें पेल्टन टरबाइन मिलती है। ओके, इम्पल्स। नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स, अब देखिए नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा इसके बारे में कभी क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिर्फ इसके बारे में पूछा गया है कि ये किसके बारे में है, क्या कंजर्वेशन के बारे में है, मोमेंट एनर्जी के, विस्कोसिटी के, वॉर्टिसिटी के, या मास कंजर्वेशन के बारे में है। तो हमें इनके बारे में अगर पूछता है नेवियर स्ट्रोक, लेकिन हमें अगर आप पूछो कि सर इसकी डेरिवेशन या कुछ आता है, तो इसका डेरिवेशन कभी भी इसके बारे में नहीं हमें पूछा गया, आज तक नहीं एसएससी जेई में पूछा गया है। इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा यही चीज पूछता है और ज्यादा कोई चीज नहीं पूछता है। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये इससे ज्यादा नहीं पूछता। तो आप में से किसी ने ये क्वेश्चन सुना हुआ है तो आप इसके आंसर कर सकते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, 38 का, ठीक है, लीजिए बेटा, आपके सामने ऑप्शन है, यहाँ पे जल्दी से इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन किसके बारे में, इन्होंने कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं बेटा, एनर्जी, इन्होंने दिए हैं एनर्जी, विस्कोसिटी, मेरा बेटा ये मास, अरे मेरा बच्चा है, इसमें इन्होंने गड़बड़ क्या की हुई है, ये एक्चुअली में क्या होता है, वो मोमेंटम कंजर्वेशन में होता है। तो आप इनमें से कोई भी ऑप्शन की बजाय यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा हमें, ये मोमेंटम कर दीजिए इसको। मोमेंटम, एक्चुअली मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में होता है, मोमेंटम कंजर्वेशन के बारे में होता है, ना कि हमारे पास ये मास के बारे में होता है। तो ये कहीं कहीं गड़बड़, चलो टाइपिंग मिस्टेक होती है, एसएससी से भी मिस्टेक हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम देखते हैं तो एसएससी में भी ये मिस्टेक्स मिल जाती है कई बार। तो हमारे पास ये क्या है, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप अलग से लिख लीजिए इसको, किसकी कंजर्वेशन के लिए है, मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए होती है नेवियर स्ट्रोक इक्वेशन।
ओके चलिए, तो बहुत अलग से इक्वेशन है बेटा। इसके अंदर आप इक्वेशन के अंदर देखोगे तो इस तरह से मोमेंटम की इक्वेशन होती है। ये मोमेंटम की इक्वेशन लगा के इसमें प्रेशर ग्रेडियंट, बॉडी फोर्स टर्म, डिफ्यूजन टर्म, काफी चीजें होती हैं, लेकिन हम इनके कभी भी सिलेबस में नहीं आते हैं, डिप्लोमा या एसएससी के लेवल पे नहीं, जब गेट लेवल पे आते हो तब आप इसके बारे में करते हो। A device used to put off fire in the furnace of boiler when the level of water in the boiler feels to the unsafe limit। तो बहुत बार आ चुका बेटा, बहुत बार आ चुका है कि हमारे पास अगर सेफ लिमिट से अगर ऊपर हो जाता है लेवल, हमारे पास अगर कम हो जाता है वाटर लेवल का, तो वो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम फ्यूजिबल प्लग का यूज करते हैं। फ्यूजिबल प्लग खुद फ्यूज हो जाता है और वाटर आग को बुझा देता है। ओके, तो हमारे पास आगे चलते हैं, सॉरी यहाँ पे आते हैं। इन थ्रोटलिंग प्रोसेस विच निग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो अब बताइए, थ्रोटलिंग प्रोसेस में विद निग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, द एंथैल्पी डज नॉट रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट या प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये नंबर्स देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है, आपको इसका राइट आंसर देना है 40 का। ठीक है, लीजिए बेटा, इसका राइट आंसर आप दे दीजिए। थ्रोटलिंग प्रोसेस में विद निग्लिजिबल चेंज इन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 40 का? जल्दी से बताइए बेटा। तो क्या चीज होती है एंथैल्पी में? हमने बहुत थ्रोटलिंग में हमने बहुत मेन चीज पढ़ी हुई है। जब हम थ्रोटलिंग करते हैं तो एक आपने याद होगा आपको, इस तरह से हम ग्राफ बनाते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे अगर देखोगे तो इवेपोरेशन होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, प्रेशराइज होता है, फिर यहाँ पे फिर हम एक एंथैल्पी यहाँ पे देखते हैं थ्रोटलिंग का, तो ये आइसेंथैल्पिक होता है। आइसेंथैल्पिक का मतलब क्या है, एंथैल्पी कांस्टेंट, तो रिमेन्स कांस्टेंट, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। तो थ्रोटलिंग में एंथैल्पी जो है वो चेंज नहीं होता, कांस्टेंट रहता है। चलिए, which of the following devices is used to find the composition of exhaust gases from the IC engine? कि IC इंजन में से जो धुआं निकल रहा है, एग्जॉस्ट गैसेस में से धुआं निकल रहा है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं हम? ठीक है, उसको चेक करने के लिए क्या करते हैं, तो ये कौन सा डिवाइस यूज करते हैं बेटा, इसके बारे में आप जरूर बताइए। ये लीजिए, ऑरसेट अपरेटस, बॉम्ब कैलोरीमीटर, बैरोमीटर या रोप डायनोमीटर, इसको हम यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो शाबाश। तो हमारे पास क्या होता है बेटा, ऑरसेट अपरेटस होता है। ये हम कर क्या रहे हैं, कंपोजिशन देख रहे हैं एग्जॉस्ट गैसेस की। कंपोजिशन किसकी देख रहे हैं हम, एग्जॉस्ट गैसेस से। बॉम्ब कैलोरीमीटर नहीं होता बेटा। बॉम्ब कैलोरीमीटर जब हम देखते हैं तो वो ड्राइनेस फ्रैक्शन के लिए होता है, एक्स के लिए होता है। इसमें मैंने इसको टर्म में समझाने के लिए आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि ये एग्जॉस्ट गैसेस है, यहाँ आईसी इंजन में भी हो सकती है, ये हमारे पास बॉयलर में भी हो सकती है। तो हम जब देखते हैं यहाँ पे एग्जॉस्ट गैसेस, फ्लू गैसेस निकलती हैं, इनको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ये ऑरसेट, ये दिख रहा है ऑरसेट अपरेटस, ये थोड़ी सा ब्लैक होगा मे बी, तो ऑरसेट अपरेटस ये पीडीएफ में देख लेना बेटा, मैंने आपको पीडीएफ दूंगा। तो ऑरसेट अपरेटस जो होता है, इसमें अलग अलग बॉटल्स लगी होती हैं, यहाँ पे पानी के लिए एक बॉटल होती है, फ्लू गैसेस हम डालते हैं तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड कितनी है, कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, ये गैसेस के बारे में बता देता है कि क्या किस चीज का बना हुआ है। ये जो है, जो फ्लू गैसेस है वो किस चीज की बनी हुई है, हमारे पास क्या क्या उसके अंदर है, तो इसका ऑरसेट अपरेटस इज द राइट आंसर। Which of the following devices control the refrigerant flow in the refrigeration system as per the heat load on the evaporator? तो कौन सा जो डिवाइस है वो कंट्रोल करता है रेफ्रिजरेंट के फ्लो को, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को करता है कंट्रोल। जल्दी से इसका राइट आंसर देखिए। आप जब रिकॉर्डिंग देखते हैं, आपको भी बता रहा हूं बेटा, जो भी रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिकॉर्डिंग 99% बच्चे रिकॉर्डिंग देखते हैं, तो रिकॉर्डिंग वाले भी, आप भी मन में इसको क्लिक करना है, लाइक कि हाँ सर ये आंसर है, और दिमाग में रखना है कि हाँ सर मैंने सही आंसर दिया या नहीं। ठीक है, अपना कैलकुलेट करते रहो कि कितने आंसर सही हो रहे हैं मेरे और कितने गलत हो रहे हैं, क्योंकि फायदा मिलेगा आपको अंत में कि क्या हमने करा है क्या नहीं। तो मेरा बच्चा, इसमें क्या राइट आंसर होगा? इसमें राइट आंसर होगा एक्सपेंशन वाल्व। एक्सपेंशन वाल्व क्या होता है कि एक्सपेंशन वाल्व कंट्रोल करता है इवेपोरेटर को कितना देना है, कितना लिक्विड की जरूरत है। इवेपोरेटर तो उठा रहा है हीट, इवेपोरेटर में हम हीट उठा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं।
उठा रहे हैं हीट को, वो उसको कंट्रोल नहीं करता, फ्लो को, रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कंट्रोल नहीं करता, वो सिर्फ अपना इवेपोरेट बैठा है, भाई मुझे दे दो लिक्विड, वो लिक्विड उठाएगा, हीट को ले जाएगा भाई, वो हीट उठ जाएगी, हीट उठ जाएगी, वहां से चली जाएगी वेपर बन के। लेकिन हमारे पास जो एक्सपेंशन वॉल्व है वो कंट्रोल करता है कि हमें रेफ्रिजरेंट कितना देना है, कम देना है, ज्यादा देना है, इसके हाथ में है, एक्सपेंशन वॉल्व के हाथ में। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फॉर सिंपली स्पोर्टेड बीम, अगर सिंपली स्पोर्टेड बीम है हमारे पास इस तरह से, ये रहा सिंपली स्पोर्टेड बीम है, और इसकी जो लेंथ है एल है, मान लीजिए ये लेंथ जो है वो एल दे रखी है, और इसके अंदर यूडीएल लोड पड़ रहा है बेटा, यूडीएल लोड जो है वो पूरे लेंथ पे पड़ रहा है, ऐसे ऐसे पड़ रहा है, और ये पड़ रहा है डब्ल्यू वेट है ना, इस तरह से पड़ रहा है। इफ डब्ल्यू इज द वेट ऑफ द बीम, क्या लिख रहा है, maximum bending moment simply supported beam with the UDL over the length, ठीक है। if W weight of the beam नहीं है, पर weight of the beam की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास है W weight पड़ रहा है, तो ये हमारे पास बताइए कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो बताइए बेटा, ये लीजिए आपके पास ऑप्शंस हैं, इसको क्लिक कर दीजिए, 43 का ABCD, ठीक है बेटा। तो इसको राइट आंसर बताना है आपको। अगर आपको ये भी नहीं आता तो भाई साहब आप ये भूल जाइए कि आप कुछ इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कह रहा हूं, इसको पहले करके देख लो, कोई बात नहीं, कॉपी पेन उठाओ और करके देख लो, करके देख लोगे तो ज्यादा अच्छे रह जाओगे, नहीं तो फायदा नहीं मिलने वाला आपको, ठीक है। जल्दी से करो, लाइव आए बच्चे तो मजा आता है, जैसे रंजीत घोष आप कभी नहीं आए लाइव, कभी नहीं आए हैं आप, लाइव आया करो बेटा। अगर आपने सिलेबस कर लिया है मेरे से तो अच्छी बात है, ठीक है। अगर नहीं सिलेबस किया तो भाई पहले सिलेबस कर लेना, लेकिन अगर नहीं सिलेबस कर चुके हो तो भाई आप पक्का आया करो यहाँ पे। चलो हमारे पास ये देखेंगे तो हमारे पास मेरा बच्चा W लोड पड़ रहा है। अब W लोड जो पड़ रहा है तो इसके यहाँ पे कितना होगा, हमें पता है बेंडिंग मोमेंट 0 होगा यहाँ पे, तो इसके मिड स्पैन में हमें चेक करना होता है, मिड स्पैन में यहाँ पे। अब मिड स्पैन में जब करते हो चेक तो हमारे पास क्या होगा कि यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये क्या होगी L/2, और ये इतनी लेंथ पे लोड पड़ रहा है, वो क्या होगा WL/2, ये होगा मेरे बच्चे। तो हमारे पास W मतलब लोड पड़ रहा है ना मेरा बच्चा, कितने लेंथ पे पड़ रहा है, तो क्या लिख रहे हो, ओके ठीक है। मैं इसीलिए कहता हूं बेटा ये चीजें क्या है और कुछ नहीं, थोड़ा सा फायदा आपको ही मिलता है, ठीक है, फायदा आपको ही मिलता है, जितना आप आएंगे लाइव लाएंगे उतना आपको फायदा मिलने वाला है। बच्चे वो जो है लाइव नहीं आते, सिर्फ शोर मचाते हैं लाइव 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 चलिए कोई बात नहीं। तो हमारे पास मेरे बच्चा क्या होगा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब कैलकुलेशन के लिए इजी है, ये देखो, अगर आपको अभी भी कैलकुलेशन नहीं आती है तो मेरे बच्चा मैं आपका कभी हेल्प नहीं कर सकता, कभी भी हेल्प नहीं कर सकता, इतनी सी छोटी सी चीज अगर आपको नहीं आती होगी। ये हमारे पास लोड पड़ रहा है और हमें पता है कि इसका जब बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है तो इसके एंड्स में 0 बेंडिंग मोमेंट आता है। अगर आप कहोगे सर ये कैसे आता है, अगर ये नहीं पता तो पहले अपना सिलेबस कवर कर लेना, फिर ही वापस आना। ऐसे कोई फायदा नहीं है कि आप ऊपर से करते रहो लेकिन आपको आता ना हो कुछ भी, ठीक है। तो हमें जरूरी है, जो बात है तो जरूरी है। इसका जो है हमारे पास वो क्या है, W लोड पड़ रहा है, ये कितना पड़ रहा है, W न्यूटन पर मीटर, ऐसे है। तो हमें पता है कि इसके ना इसके सेंटर में बेंडिंग मोमेंट सबसे मैक्सिमम होगा, सेंटर में मैक्सिमम होगा, तो हमारे पास यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, L/2। अब मेरे पास मेरे बच्चे इसका बेंडिंग मोमेंट निकालना है हमें। अब बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम यहाँ पे निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये देखना पड़ेगा ये कितना है, रिएक्शन ये होगा बेटा WL है टोटल, ठीक है, W × L/2 कर दीजिए, /2 ये होगा। तो ये यहां से लेके यहां तक का जो लेंथ होगा इसको फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे। ये कैसे घुमा रहा है इसको, देखिए ये ऊपर की ओर घुमा रहा है, एक होता है हमारे पास नीचे की ओर, एक होता है ऊपर की ओर। तो एक होता है हॉगिंग, एक होता है सैगिंग। जब हम नीचे की ओर दबाते हैं इस तरह से तो मुंह लटक जाता है, हम देखते हैं कि इस तरह से मुंह बन गया इसका, तो सैड बन गया, हम क्या करेंगे, नेगेटिव है ये इस तरह से कर देंगे तो ये पॉजिटिव होगा। तो हम क्या करेंगे, इस तरह से, इस मान लीजिए ए पॉइंट है, ए पॉइंट पे हमने बेंडिंग मोमेंट निकालना है ऐसे एम में, तो ये WL लोड है, /2 ये लोड है,
इंटू लेंथ ये L/2 है, ये लीजिए L/2। ये क्या है हमारे पास, इस तरह से घुमा रहे हैं। इस तरह से घुमाने का मतलब हम क्या कर रहे हैं, इस तरह से हॉगिंग कर रहे हैं। और ये क्या है, पॉजिटिव। और नेगेटिव क्या होगा, यहां से ये इतने लोड पे, लोड कितना पड़ रहा है, ये पड़ रहा है WL/2। ठीक है, WL/2। तो WL/2 तो लोड पड़ रहा है, लेकिन कर्व कहां पे पड़ रहा है, इसके हाफ पे, तो L/4 पे पड़ रहा है, L/4 पे पड़ रहा है। ये सारी चीजें अगर आपको पता है तभी आप इस चीजों को कर सकते हैं, नहीं तो मेरे बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये सब कुछ। WL²/4 माइनस WL²/8, ये हो जाएगा। 8 उधर चला जाएगा, 4 उधर चला जाएगा, तो इसको काट कटा के देख लीजिए बेटा कितना आता है। तो हमारे पास 8 WL²/4 इंटू 8, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 4 WL²। तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 WL²/4 इंटू 8। तो ये हो जाएगा मेरे पास WL²/8। लीजिए बेटा, तो WL²/8 इसका राइट आंसर है। इसका दिया आंसर किसी ने नहीं, बी आंसर था बेटा, बी आंसर था ये वाला WL²/8। देखो एक तरीका तो ये है कि आप इसको करके देखो, लेकिन अगर आपके पास मेमोरी अच्छी है आपकी और बार बार इसको करते रहते हो, तो इसको याद करना पड़ेगा आपको कि अगर सिंपली स्पॉटेड बीम है, यूडीएल लग रहा है, उसके सेंटर में जो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा WL²/8 होगा। बस इतना सा पता होना चाहिए। बात समझ आई बेटा? ओके, चलिए आगे चलिए। तो आपको अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। वाटर क्या है, ब्रिंकमन फ्लूइड है, हाइड्रोडायनेमिक फ्लूइड है, हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, या न्यूटोनियन फ्लूइड है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर मेरे बच्चे क्या है, वाटर एक न्यूटोनियन फ्लूइड माना जाता है। ये एक आइडल फ्लूइड के पास हम मानते हैं कि ये आइडल फ्लूइड जैसा है, कि इसकी क्वालिटीज जो है वो आइडल फ्लूइड जैसी है। तो हम इसको एक क्या कहेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे हम, न्यूटोनियन फ्लूइड कहेंगे। कैविटेशन इज अ फिनोमेना दैट अकर इन टरबाइन ड्यू टू, कहता है कि कैविटेशन टरबाइन के अंदर क्यों होती है? लोकल वेपर फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ बाउंड्री लेयर, लो विस्कस स्ट्रेस, या हाई विस्कस स्ट्रेस। तो बहुत बार हमने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, कैविटेशन के बारे में। कैविटेशन कहाँ होती है, किस तरह से होती है? तो वो वेपर्स फॉर्म होते हैं कहाँ पे, लोकल वेपर फॉर्मेशन होती है। लोकल वेपर फॉर्मेशन होती है, जिसके कारण क्या होता है हमारे पास, वहां पे कैविटेशन अक्कर होता है। कैविटेशन अचानक से बबल्स जो है फूटने लग जाते हैं, वहां पे कैविटेशन होने लग जाती है। Modified polyester is a suitable lubricant in a refrigerant system with the refrigerator। कहता है मॉडिफाइड जो पॉलिएस्टर है, ये देखिए जो आप यूज करते हो, ये सारे वही बात आती है, रट्टाफिकेशन है। जब तक आपने इनको सुना नहीं हुआ आप नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके जो देखते हैं, तो मॉडिफाइड पॉलिएस्टर इज अ सुटेबल लुब्रिकेंट इन रेफ्रिजरेंट सिस्टम। तो रेफ्रिजरेंट सिस्टम में करते हैं, तो वो क्या है हमारे पास, R11, ठीक है, R134A, या R242FA, या R12। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे बच्चे? इसके अंदर आप देखोगे सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो R134A होता है, R134A होता है। तो हमारे पास इसका नाम याद करना है आपको, R134A। ठीक है, रेफ्रिजरेंट सिस्टम में हम इसको यूज करते हैं, R134A हम इसका राइट आंसर होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो ये हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट चलिए द काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। तो हमने बहुत बार इसके बारे में करा हुआ है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत बार आपको पढ़ाया हुआ बेटा। जो हमारे पास जब देखते हैं कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, तो हमारे पास क्या होती है, म्यू मतलब डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन रो। तो वो क्या बन जाती है हमारे पास, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो डायनेमिक विस्कोसिटी अपॉन डेंसिटी। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए ठीक है, कुछ चीज बातें हैं जो आपसे पूछने वाली हैं, बहुत सारी। ठीक है, अगर ज्यादा बच्चे लाइव आते हैं तो हम बहुत ज्यादा चीजें पूछते हैं, नहीं तो आपको करवाना पड़ता है। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ DQ/T। DQ/T किसके लिए होता है? तो हम जब देखते हैं DQ/T, तो वो आप याद होगा, DS इक्वल टू क्या होता है, DQ/T होता है। तो हम क्या कर देते हैं, DQ चेंज ऑफ हीट अपॉन T। जब हम देखते हैं ये किसका होता है, एंट्रोपी के चेंज का। तो एंट्रोपी के लिए हम देखते हैं, एंट्रोपी के लिए DQ/T देखते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए, द फर्नेस इज सिचुएटेड आउटसाइड द बॉयलर शेल इन केस ऑफ। तो कहता है कि हमारे पास बॉयलर शेल से बाहर हम फर्नेस लगाते हैं, किसके लिए लगाते हैं,
लोकोमोटिव में, कॉकरॉन में, बैबकॉक विल्कॉक्स में या कॉर्निश में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर क्या है मेरे बच्चे? लोकोमोटिव हो गया, कॉकरॉन हो गया, कॉर्निश हो गया, इसी के फर्नेस इनके अंदर ही होती है। लेकिन हम जब देखते हैं बैबकॉक या विल्कॉक्स में हमारे पास अलग से होती है, साइड में होती है फर्नेस, जो हम इसलिए आउटसाइड द शेल होती है, बॉयलर शेल से बाहर होती है। ठीक है मेरा बच्चा, तो ये बैबकॉक एंड विल्कॉक्स होता है। Willem's line method, Morse test and motoring test can all be used to find which of the following for the IC engine। अब मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था एक दिन, तो ये किसके लिए होता है? ये फ्रिक्शनल पावर देखने के लिए होता है। फ्रिक्शनल पावर देखने के लिए तीनों टेस्ट करते हैं, विलियम्स लाइन मेथड, मोर्स टेस्ट करते हैं या मोटरिंग टेस्ट करते हैं। ये सारा जो करते हैं वो किसके लिए करते हैं? फ्रिक्शनल पावर चेक करने के लिए करते हैं, फ्रिक्शनल पावर के लिए। द डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। अब आप इसका राइट आंसर देखिए बेटा, ठीक है, जल्दी से आपको इसका करके दिखाना है। आपके पास 30 सेकंड है, 51 का ए बी सी डी लीजिए, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है तो आप इसका, क्योंकि ये बेटा आप हाथों से पहले करके भी देख सकते हैं इसको, तभी आपका राइट आंसर निकलेगा। ये जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए बेटा। क्या हुआ बेटा, आता नहीं आंसर? यार ये तो आसान क्वेश्चन है, इसका तो रिप्लाई कर दिया करो यार। प्रमोद जी ये नहीं आता क्या क्वेश्चन? प्रमोद आता नहीं है क्या ये? जल्दी से बोलो, क्या हो गया इस क्वेश्चन के बारे में? आसान था ये क्वेश्चन तो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। अगर आप कहो कि ये कैसे हुआ तो आप निकाल सकते हो। तो हमारे पास म्यू जो होता है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। अपन न्यूटन का निकाले तो न्यूटन का भी निकाल सकते हैं। फोर्स क्या होता है हमारे पास? एम इंटू ए। मास क्या होता है हमारे पास? m1 l1 t माइनस टू, ये हमारे पास होता है। इसको भी लिख लीजिए बेटा, m1 l1 t माइनस टू। ये क्या है? सेकंड, सेकंड मतलब टी पावर वन, एम स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर। तो हमारे पास ये ऊपर चला जाएगा, एक रह जाएगा, तो हमारे पास m1 l माइनस वन और t माइनस वन। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसका राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा। जल्दी से करिए आगे। चलिए, बर्नौलीज इक्वेशन इज यूज्ड फॉर, तो बर्नौलीज इक्वेशन किसके लिए यूज करते हैं? लैमिनार के लिए, विस्कस फ्लो के लिए, एट हाई स्पीड टर्बुलेंट फ्लो के लिए, या इनकम्प्रेसिबल के लिए? तो आपको वो पता होना चाहिए इसके बारे में। बर्नौलीज थ्योरम जो है, बर्नौलीज इक्वेशन जो यूज होती है वो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए यूज होती है। वो किसके लिए यूज होती है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड्स के लिए यूज होती है। एंड ऑरिफिस मीटर इज यूज्ड टू मेजर, तो ऑरिफिस मीटर किसके लिए यूज करते हैं? फ्लो रेट के लिए, स्टैटिक प्रेशर के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फ्लो प्रेशर इन पाइप के लिए? तो इसका राइट आंसर क्या है? फ्लो रेट इन पाइप। तो फ्लो रेट जब हम क्यू पता करना चाहते हैं तो हम इसको यूज करते हैं फ्लो रेट पाइप में पता करने के लिए। ऑरिफिस, हम वेंचुरीमीटर की बात करें वो भी हमारे पास इसीलिए होता है। तो इसलिए हमारे पास होता है पीटो ट्यूब। हम जब भी देखते हैं काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी के चेक करने के लिए हम करते हैं, उसको वेलोसिटी चेक करने के लिए करते हैं। Which of the following is not the advantage of using a closed air efficient system? तो इसके ऊपर क्लिक करें बेटा, कोई क्वेश्चन आप भी कर दो बेटा। 54 का लीजिए, चलिए इसका राइट आंसर दीजिए 54 का, 54 का जल्दी से बेटा। एनवायरमेंट फ्रेंडली है, लाइटर इन वेट है, लोअर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है, या कॉम्पैक्ट इन कंस्ट्रक्शन? तो मेरा बेटा इसमें जो है हमें तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए होता है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज्यादा चाहिए होते हैं, लेकिन इसमें तो लोअर है, तो एडवांटेज क्या हुआ? बेकार बात है ये तो। सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। चलिए, द रेशियो ऑफ इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी टू द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, कहता है कि हम इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी को ऊपर रखें
और एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी को नीचे रखें, तो इनका रेशियो क्या होगा, ओवरऑल एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी, रिलेटिव एफिशिएंसी या वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो ये हमारे पास होता है बेटा, इसका रेशियो जब हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल, तो यहाँ पे एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी, तो इन दोनों का रेशियो होता है रिलेटिव एफिशिएंसी होता है। तो रिलेटिव एफिशिएंसी जब भी हमें निकालनी है तो इस तरह से निकालते हैं। एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी क्या होती है, जहां पे हम फ्लूइड जो है वो एज एयर यूज कर रहे हैं, एज ए फ्लूइड जो है वो एयर का यूज हो रहा है, वहां पे और कोई फ्लूइड हम यूज नहीं कर रहे और कोई चीज यूज नहीं कर रहे। थर्मल एफिशिएंसी किसी भी तरह का फ्लूइड हम इसमें यूज कर सकते हैं, हम कोई फ्यूल यूज कर सकते हैं, वो इसलिए हम हमारे पास ये होता है। चलिए, बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन, बॉडी इक्विलिब्रियम कम होगी, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एंड मोमेंट इज जीरो, वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल इज जीरो, नो फोर्स और मोमेंट एक्ट ऑन द बॉडी, या बॉडी इज एक्सेलरेटिंग। सो देखिए मेरे बच्चे, जब भी कभी इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है तो इसका हमें पता होना चाहिए कि फोर्सेस पहले तो इक्वल करने होते हैं, पहले तो हमें फोर्सेस को इक्वल करना होता है, दूसरा हमें करना होता है कि इसके ऊपर मोमेंट अगर एक्ट हो रहा है तो मोमेंट भी जीरो होना चाहिए, ये दोनों चीजें होना चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। फ्लो ऑफ फ्लूइड इन स्ट्रेट स्मूथ पाइप बिकम्स टर्बुलेंट व्हेन, तो हमारे पास फ्लो कब टर्बुलेंट बन जाता है, तो मेरे पास आपको पता है मेरे बच्चा, जब हमारे पास जब रेनॉल्ट नंबर लेस देन 2000 होता है तो लेमिनार होता है, 2000 और 4000 के बीच में होता है, 2000 से ज्यादा और रेनो नंबर 4000 से कम होता है, ट्रांजिशन फ्लो कह देते हैं। तो अगर रेनो नंबर 4000 से ज्यादा होता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो हो जाता है। तो हमारे पास क्या है, रेनो नंबर ग्रेटर देन 4000, लेस देन 2000, ये इक्वल, तो ये ए इज द राइट आंसर। चलिए, रिलेशनशिप बिटवीन कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस एंड हीट पंप, ये मैंने बहुत बार करवा रखा है। सीओपी क्या होता है हमारे पास, सीओपी ऑफ हीट पंप क्या होता है, ये होता है 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, तो 1 प्लस रेफ्रिजरेटर, तो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे, The volume of air delivered by the compressor is called, अब देखिए वॉल्यूम ऑफ एयर फ्री जो हमारे पास डिलीवर कर रही है वॉल्यूम, तो उसमें हमारे पास मोस्टली दिमाग में यही आता है कि भाई साहब ये तो आंसर जो होगा वो फ्री एयर डिलीवरी होता है। तो फ्री एयर डिलीवरी होता है जब हम एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर के ऊपर लेके चलते हैं, ऐसे नहीं है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे होता है तब फ्री एयर डिलीवरी होता है। तो ये मैंने पहले भी शायद आपको कंपेयर, कंप्रेसर कैपेसिटी होता है, इसको कहते हैं कंप्रेसर कैपेसिटी। तो वॉल्यूम कितना वो डिलीवर कर रहा है, ये कंप्रेसर की कैपेसिटी है, ठीक है। चलिए आगे, इन एन आइडल फ्लूइड फ्लो द विस्कोसिटी इज जीरो, प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर, प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विद डेप्थ, या सरफेस टेंशन फोर्स आर जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आइडल फ्लूइड की केस कह रहा है बेटा, आइडल फ्लूइड केस में हमारे पास विस्कोसिटी जीरो हो, प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर हो, या प्रेशर इंक्रीजेस लीनियरली विद डेप्थ, या सरफेस टेंशन सरफेस फोर्स आर जीरो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जब हम देखते हैं बेटा आइडल फ्लूइड की बातें करते हो तो आइडल फ्लूइड में कुछ बातें हमें लेके चलनी पड़ती हैं कि हमारे पास ये होगा ये नहीं होगा, तो हम उसमें अंदर एक चीज पढ़ते हैं विस्कोसिटी जीरो हम कहते हैं, उसमें अंदर क्या कह देते हैं कि विस्कोसिटी जीरो होती है, विस्कोसिटी वहां पे नहीं होती, उसको हम आइडल फ्लूइड बोलते हैं। तो इसके केस में हमारे पास याद रखिए विस्कोसिटी इज जीरो। प्रेशर इज इक्वल एवरीवेयर, ऐसा कुछ आइडल के लिए नहीं होता, ठीक है। प्रेशर इंक्रीज करता है, लेकिन आइडल की जरूरी नहीं है कि आइडल फ्लूइड हम इसको डिफाइन कर सके। सरफेस फोर्सेस आर जीरो, तो उसके बारे में नहीं बातें करते, हम विस्कोसिटी के बारे में बातें करते हैं। चलिए आगे, द स्टीम विच कंटेन्स मॉइस्चर और पार्टिकल्स ऑफ वाटर, कहता है स्टीम जिसके अंदर मॉइस्चर हो, वो स्टीम जिसके अंदर मॉइस्चर हो उसको हम क्या कह देते हैं, ड्राई सैचुरेटेड, वेट स्टीम, सुपर वेट स्टीम, या सुपर हीटेड स्टीम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आपको मैंने बताया हुआ मेरे बच्चा, हमारे पास क्या होता है, इस तरह से हम जब ग्राफ बनाते हैं तो हमारे पास 3 तरह की आ जाते हैं, पॉइंट अलग अलग है। ये लिक्विड सैचुरेटेड लिक्विड लाइन होता है, ये ड्राई सैचुरेटेड वेपर लाइन होता है, ये सुपर हीटेड रीजन होता है, ये सारा सुपर हीटेड रीजन होता है, और ये वेट स्टीम होती है। वेट स्टीम, जब वेट स्टीम जब देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास पानी के पार्टिकल्स है, मतलब वो भीगी हुई स्टीम है, पानी है उसके अंदर, तो उसके अंदर वेट स्टीम होगा, इज द राइट आंसर। तो ये जो सारा होगा मॉइस्चर होगा इसके अंदर स्टीम के अंदर, तो उसको हम वेट स्टीम बोलेंगे, ठीक है। चलिए, in an IC engine boundary lubrication is likely to occur between surface and the relative velocity during, तो हमारे पास देखिए कहता है कि बाउंड्री लुब्रिकेशन कब आती है, बाउंड्री लुब्रिकेशन कब आती है आईसी इंजन में, जब हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी ड्यूरिंग मैक्सिमम पावर कंडीशन,
स्टार्टिंग एंड स्टॉपिंग, कांस्टेंट स्पीड ऑपरेशन या आइडलिंग। तो ये हमारे पास बाउंड्री जो बात करते हैं ना, जो बाउंड्री की बात करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि एक चिपकना, एक बाउंड्री की तरह चिपकता है लुब्रिकेंट, बाउंड्री की तरह चिपकता है। और वो कब होता है? जब हम किसी को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं। इंजन को स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं तो एक बाउंड्री लुब्रिकेशन बन जाती है। बाउंड्री लाइक ऐसे थिन लेयर बन जाएगी ऐसे पूरे सरफेस के ऊपर, तो वो बाउंड्री लुब्रिकेशन हो जाती है जब स्टार्ट करते हैं या रोकते हैं उसके। तो लुब्रिकेशन के प्रिंसिपल हमने पढ़ने हैं, वो आपको डिटेल यहाँ पे दी है, ये आपको जो है ऐप में आपको पीडीएफ पूरा मिलता है, तो आप देख सकते हैं। बाउंड्री लुब्रिकेशन क्या है? विद द लोअर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मूविंग सरफेस। तो जब हमारे पास स्पीड नहीं होती है, रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो कम होती है, उस टाइम हमारे पास बाउंड्री लुब्रिकेशन बनती है बेटा। ठीक है, तो ये क्या होती है? द एडिक्वेट प्रेशर कैन नॉट बी डेवलप्ड टू द सपोर्ट द लोड बाय द ऑयल फिल्म। तो ऑयल फिल्म जो है वो बहुत ज्यादा लोड नहीं ज्यादा होता उसके अंदर, तो वहां पे हमारे पास एक बाउंड्री लेयर बन जाती है बेटा, बाउंड्री लेयर बन जाती है, तो उसके हमारे पास होता है। चलिए, तो प्रेशर इन स्टेशनरी वाटर कॉलम। तो अगर कहता है कि स्टेशनरी वाटर कॉलम मतलब लाइक वाटर है हमारे पास, उसमें रुका हुआ पानी है, तो उसके अंदर प्रेशर कैसे होगा? वेरीज नॉन लीनियरली विद डेप्थ, इंक्रीजेस विद डेप्थ, या डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी एट डेप्थ, इज कांस्टेंट विद डेप्थ। तो हमें पता है कि हमारे पास जब भी प्रेशर की बातें चलती हैं, हमारे पास यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक फ्लूइड है, रुका हुआ पानी है, तो उसके अंदर जब हम बात करते हैं तो डेप्थ के साथ साथ जैसे जैसे डेप्थ बढ़ती जाती है हमारे पास प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है। तो इंक्रीज विद डेप्थ इज द राइट आंसर। तो वह लगातार जो है वो डेप्थ के साथ साथ बढ़ता जाता है, तो डेप्थ के साथ लगातार बढ़ता जाएगा, तो 63 का जो है वो बी आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, चलिए। Which of the following devices is used to preheat the feed water before being supplied to the boiler? तो बॉयलर को देने से पहले ही उसको गर्म करना पानी को, वो कौन करता है? सुपर हीटर, सुपर हीटर हीटेड हीटर लिखा होना चाहिए, सुपर हीटेड, इकोनोमाइजर, एयर प्रीहीटर, स्टीम ट्रैप। ये तो राइट आंसर दे दोगे बेटा, ये तो उम्मीद कर सकता हूं आपसे, या नहीं? आप तो क्लिक कर देना 64 का जी। ठीक है, इसके ऊपर तो क्लिक कर दो, या नहीं करोगे? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। बाकी भी क्लिक कर दो बेटा, क्लिक करो, सभी क्लिक करा करो। पता नहीं आपको ये मुसीबत क्या पड़ जाती है एक बटन दबाने में, इतनी क्या मुसीबत पड़ जाती है बेटा, बटन दबाना मुश्किल लगता है आपको। आप देखो, अब एक ने आंसर सही, एक दो ने दिया, बाकी ने वही आंसर दे दिया। अच्छा, इशू इकोनोमाइजर इज द राइट आंसर। देखो, आप में से जिसको नहीं पता था और जिसने चीट करके आंसर दिया कि अगर वो बाकी आंसर ये दे रहे हैं मैं भी यही आंसर दे दूं, तो बेटा ऐसे कोई फायदा तो है नहीं नकली आंसर देने का। जो आंसर आपका है वही रखा करो, ये नहीं है कि उसको देख लिया तो ये मैंने भी चेंज कर लिया। ठीक है, तो इकोनोमाइजर इज द राइट आंसर। इकोनोमाइजर हमारे पास होता है जब हम बॉयलर में पानी देना चाहते हैं, तो उस टाइम फीड वाटर को पहले ही गर्म कर लेते हैं, तो इकोनोमाइजर होता है। द आइडल साइकिल फॉर विच द स्टीम इंजन वर्क्स। तो हमें पता है कि स्टीम इंजन जो वर्क करते हैं वो किसके ऊपर? ऑटो साइकिल, कार्नोट साइकिल, रैंकाइन साइकिल या जूल साइकिल। तो रैंकाइन साइकिल इज द राइट आंसर, रैंकाइन साइकिल के ऊपर वो काम करते हैं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, काफी आसान पेपर है ये वाला, काफी आसान पेपर है। लास्ट जो वन मैंने आप कितना डिफरेंस है यार, मतलब उसमें देखोगे आप इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट, इतने इनकरेक्ट पूछे हुए थे, इतनी स्टेटमेंट डाल रहे, ये टू द पॉइंट आंसर आ रहे हैं जल्दी जल्दी, कुछ है ही नहीं उसमें, ना कोई उलझने वाला क्वेश्चन है ना कोई ज्यादा टेंशन वाला क्वेश्चन है, सीधे सीधे क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो थोड़ा सा गलत कर जाते हैं एसएससी इस मामले में। किसी किसी को तो आसान पेपर आ गया, किसी को बहुत मुश्किल आ गया। बाकी आपकी किस्मत बेटा, कहाँ रोटी खानी है, कहाँ रिश्वत, सॉरी रिश्वत तो नहीं, ठीक है रिश्वत मत ही खाना, ठीक है, कहाँ रिश्वत खाओगे कहाँ नहीं खाओगे वो आपकी किस्मत में है, कहाँ पकड़े जाओगे एक दिन। ठीक है, चलो। Which of the following engine cooling system is commonly employed in heavy trucks? Heavy trucks में कौन सा हम कूलिंग सिस्टम यूज करते हैं? फोर्स सर्कुलेशन, थर्मोसाइफन, इवेपोरेटिव या एयर कूलिंग सिस्टम हम यूज करते हैं। ठीक है, चलिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे बेटा आप 66 का लीजिए।
जल्दी से क्लिक करो बेटा, टाइम कम लगाया करो। हाँ जी, ए बी, कौन सा आंसर सही है? ए है, बी है, सी है, डी है? चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। फोर्स सर्कुलेशन होता है बेटा धक्के से। देखो, फिर अगेन बार 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 एक ही बातें दोहरा रहा हूं मेरे बच्चे, एक ही बार 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 बातें दोहरा रहा हूं कि बेटा आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, नहीं तो आप उलझोगे। अब जिस बच्चे ने बी आंसर दिया है, आपको पता ही नहीं, मतलब आपको मतलब ही नहीं पता कि ये लिखा क्या हुआ है। ये थर्मोसाइफन जब हम देखते हैं सिस्टम जो होता है, वो क्या होता है कि टेम्परेचर के डिफरेंस, जब यहाँ पे टेम्परेचर कुछ और है, मतलब डेंसिटी का, एक्चुअली जब क्या बोलते हैं कि डेंसिटी का डिफरेंस, टेम्परेचर बढ़ता है, यहाँ मान लीजिए गर्म है पानी, यहाँ ठंडा है, तो अपने आप चलता है, वो कूलिंग सिस्टम अपने आप चलता है। लेकिन जो हैवी ट्रक्स हैं उसके अंदर ऐसी नहीं, आराम से कूलिंग नहीं हो जाती, हमें धक्के से कूलिंग करनी पड़ती है, फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम यूज करते हैं उसके अंदर। तो आपको शायद, अगर अगर तो आपको मतलब ही नहीं पता कि ये क्या होता है। अगर आप देखो, मैं आपको सीरियसली बताता हूँ, ये ऑनलाइन का ये पंगा है ना, मुझे नहीं पता आप कौन हो। अभी ये बच्चा शिवांश ने सही आंसर दिया, नहीं दिया, शिवांश को सही आता है नहीं आता है, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता, एक मिनट, तो सॉरी, मुझे नहीं पता उसने राइट आंसर दिया है नहीं दिया है। तो लेकिन अगर आपको पता है कि सर मुझे ये नहीं आता कि फोर्स सर्कुलेशन सिस्टम क्या है, थर्मोसाइफन क्या है, इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम क्या है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके बारे में पढ़ेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप करने का ये मकसद नहीं है कि इस क्वेश्चन को करना है, इसके अंदर जो भी है वो आपको आना चाहिए, तब फायदा है आपको एमसीक्यू करने का। चलिए आगे। द राइट लिम्ब ऑफ सिंपल यूट्यूब मैनोमीटर कंटेनिंग मर्करी इज ओपन टू द एटमोस्फियर। तो कहता है कि हमारे पास एक इस तरह से यूट्यूब मैनोमीटर है, ठीक है, इस तरह से है हमारे पास, और उसका राइट लिम्ब जो है, ये राइट लिम्ब जो ओपन टू द एटमॉस्फेयर है, while the left limb is connected to a pipe which fluid of specific gravity 0.9 is flowing। तो इसके अंदर जो फ्लूइड है वो 0.9 स्पेसिफिक ग्रेविटी का है, तो हमारे पास लिख देंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है इसकी, 0.9 है। ओके, द सेंटर ऑफ द पाइप इज 12 सेंटीमीटर बिलो द लेवल ऑफ राइट लिम्ब। तो हमारे पास जो सेंटर ऑफ द पाइप है, मतलब जो ये जो पाइप है ना बेटा बेटा, इसका जो सेंटर है वो 12 सेंटीमीटर नीचे है, 12 सेंटीमीटर नीचे है, तो वो हमें बताना बेटा, नीचे है 12 सेंटीमीटर, तो वो हमें बताना है सेंटर ऑफ द पाइप बिलो द राइट लिम्ब। फाइंड द प्रेशर of the pipe in the pressure if the difference of mercury level in the two limbs is 20 सेंटीमीटर। तो दो लेवल जो है उनके बीच में जो लेवल है उनका जो है वो 20 सेंटीमीटर का। ये मैंने, मुझे लगता है पहले भी क्वेश्चन आया था क्या, बेटा ये क्वेश्चन आ रखा है, आपको याद हो अगर, ये क्वेश्चन मैंने करवा रखा है पहले, यहाँ पे हमारे पास है बच्चे इस तरह से, ठीक है, ये मरकरी है, मान लीजिए ये सारी मरकरी है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, याद करो थोड़ा सा अगर आपको याद आता तो, ठीक है, ये इस तरह से बेटा। तो ये हमारे पास यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और ये दोनों में हमारे पास जो डिफरेंस है, ये दोनों में डिफरेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर, 10-20 सेंटीमीटर। तो ये हमें बताना है बेटा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, मैंने ये अगर डायग्राम जिसको समझ आ गया उसको सारी चीजें समझ आ गई। देखो, राइट लिम्ब से नीचे कितना है, ये सेंटर ऑफ पाइप, ये रहा सेंटर ऑफ पाइप, ये रहा सेंटर ऑफ पाइप, ये 12 सेंटीमीटर है आपस में, और दोनों में मर्करी लेवल के डिस्टेंस में, मर्करी लेवल का आपस में डिस्टेंस जो है वो 20 सेंटीमीटर का है। मर्करी का लेवल ये है और ये है, इन दोनों का डिफरेंस 20 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर बस। रो जी एच हमें फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। अगर आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो कर दीजिए, चाहे 1 मिनट ले लीजिए इसको। 67 का ये क्वेश्चन करना जरूर है बेटा, करना जरूर है आपने, मुझे 1 मिनट है आपके पास, इसको करके दिखाइए।
ये आपको बताना है जल्दी से। ये दिख रहा है ना, डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है ना, नहीं तो उठा के इसको ले जाते हैं, कॉपी ऐड और पेस्ट, लीजिए इसको बड़ा कर लेते हैं, अब तो दिख रहा है ये। और राइटिंग भी देख लेना, ये 8 सेंटीमीटर है बेटा, ये 20 है, ये 12 है, ठीक। कर दो शाबाश, जो कर सकता है वो कीजिए, नहीं कर सकते भाई क्या कर सकते हैं आपका। हाँ जी, करें बेटा, चलिए। कितना सी आंसर दे रहे हैं, सी कहां से आ गया मेरे बच्चे, सी कहां से निकाल दिया आपने आंसर। लो हमारे पास क्या है, तो ये सेंटर ऑफ द पाइप, अगर पी ए मान लीजिए इसको, पी ए प्रेशर है, तो प्लस ये नीचे की ओर जा रहे हैं तो हम प्लस में ले लेंगे बेटा, ऊपर जा रहे हैं नेगेटिव में ले लेंगे, ठीक है। तो ये प्लस में आ रहा है, तो ρ1g H1 क्या है 8 सेंटीमीटर, और यहां से यहां पहुंच जाएंगे। अब कहां पहुंच जाएंगे, यहां से यहां, ये तो कट हो जाएगा ना, ये वाला बीच वाला, नीचे वाला तो लेंगे ही नहीं, हमें लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक बार नेगेटिव हो, एक बार पॉजिटिव होगा, एक बार नेगेटिव होगा, हम उसको क्यों ले, ठीक है, उसको क्यों ले, हमारे पास जरूरत नहीं है उसकी। तो हमारे पास क्या होगा, इसको अगर लेंगे तो हमारे पास इसको वैल्यू जो है हम जो मानेंगे, तो एक तरफ प्लस प्लस में वैल्यू मानते हैं, एक तरफ नेगेटिव में मानते हैं हम वैल्यू। तो हमारे पास वो नीचे जाने वाली वैल्यू को हम प्लस, याद होगा अगर आपको, तो हम प्लस में लेते हैं कि ये वाली वैल्यू प्लस में, और वाली वैल्यू जो है वो नेगेटिव में ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव में ρ2gH2, हम ऐसे मानते हैं बेटा, इक्वल टू 0, हम क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लेते नहीं है, तो पीए प्लस ρ1 कितना है, यहाँ का 0.9 है, तो 900 बन जाएगा, 900 इंटू जी है 9.81, H1 कितना है हमारे पास, अगर देखो मेरा बच्चा, अब किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और हमारे पास ये, इसको बचने के लिए हमने क्या करना है, इसको बचाने के लिए हमने क्या करना है, ये क्योंकि किलोग्राम पर मीटर क्यूब बन रहा है, उसको हम चेंज करना मुश्किल लग जाता है, तो हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को सीधा ले लेना, बस इसके अंदर हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी को सीधा ले लेना, उससे ज्यादा अच्छा रह जाता है। तो हमारे पास जो है वो फॉर्मूले में हम लगा लेते हैं, यहाँ पे कितना है 8 सेंटीमीटर है, अगर पहले आप मीटर में निकालना चाहते हो मीटर में निकाल लो, बाद में सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो बाद में सेंटीमीटर में चेंज करो, कोई इशू नहीं है, बड़ी बात, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मीटर में रखना चाहें तो इसको मीटर में रख लेंगे, तो 0.08 रख लेंगे, और माइनस ρ2 कितना है 13,600 इंटू 9.8 और 81 इंटू H2 कितना है 0.20 हो जाएगा, ठीक है 0.20 हो जाएगा। इसको आप कैलकुलेट कीजिए मेरा बच्चा, जितना आता है उसको सेंटीमीटर में बदल लेना, आपके पास आंसर आ जाएगा, हो जाएगा बेटा, अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा क्या, आपको पता हो, अब तो पता लग जाएगा कि ये कैसे करना है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए ये कैसे करना है, क्या नहीं करना है। अगर आपको अभी भी डाउट हो कोई, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नो इशू, ठीक है। चलो हम इसे ही कर लेंगे, चलिए आगे चलिए। इन एन न्यूटोनियन फ्लूइड द शियर स्ट्रेसेस, तो न्यूटोनियन फ्लूइड में अगर देखते हैं तो शियर स्ट्रेस और शियर स्ट्रेन हमारा du/dy ये होता है, और इसको क्या होता है, एक लीनियर लाइन बनती है, तो ये लीनियर लाइन है, बैलेंस प्रेशर बैलेंस इनर्शिया इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो इज द right answer, C is the right answer, चलिए C is the right answer. In an IC engine combustion was found process during the expansion stroke also, the reason could be, तो कहता है कि combustion was found process during the expansion stroke, तो कहता है कि हमारे पास combustion जो है, combustion जो हो रही थी was found to be process, और during the expansion जो हो रही थी तब भी कंबस्शन हो रहा था, एक्सपेंशन में तो एक्सपेंशन होनी चाहिए ना, वहां पे हमारे पास कहां से बीच में कंबस्शन आ गया, रीजन क्या हो सकता है, वीक मिक्सचर विद इग्निशन एडवांस हो गया और वीक मिक्सचर था, वीक मिक्सचर विदाउट इग्निशन एडवांस, या हाई कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल, या रिच मिक्सचर विद इग्निशन एडवांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 69 का।
तो मेरे बच्चे जब आप देखते हो आईसी इंजन की बात करते हो, तो आईसी इंजन में हम जब देखते हैं कि मान लीजिए मेरे पास पिस्टन ऊपर की ओर आया, पिस्टन जब ऊपर की ओर आया, कंप्रेशन हुआ और आग जल गई वहां पे, तो आग जलने के कारण वहां पे कंबस्टन होगा, लेकिन आप आगे लेके जा रहे हो और तब भी कंबस्टन चल रहा है, ये तो गड़बड़ है। तो ये होता है बेटा जब हमारे पास विदाउट इग्निशन एडवांस हो, इग्निशन एडवांस ना हो, कि पहले से इग्निशन जो है आपने शुरू नहीं किया, आपने लेट शुरू किया है, तब हमारे पास क्या होता है, नीचे जा रहा है पिस्टन तब भी कंबस्टन चल रहा हो, तो फायदा नहीं है, वो नुकसान वाली बात है। तो बी इज द राइट आंसर। द प्रॉपर्टी एंथैल्पी इज डिफाइंड एज एंथैल्पी। अरे मेरे बच्चा, चलो मैं तो नहीं करवाता ये क्वेश्चन, आप ही कर लीजिए, आप ही कर लीजिए। आपने वो क्वेश्चन किया मरकरी वाला, मरकरी वाला क्वेश्चन किया, अब बताओ क्या आंसर था मरकरी वाले का, कमेंट बॉक्स में बताओ मरकरी वाले का क्या आंसर आता था। जल्दी बेटा, मरकरी वाले का क्या आंसर आता था, और ये भी बताओ पहले तो। प्रमोद, रंजीत, पद्मलोचन, शिवांश, आपके नाम ले लेके बोलूं क्या, आप क्लिक करो, नाम ले लेके बोल रहा हूं कि आप क्लिक करो इस पे, फिर भी नहीं क्लिक करोगे तो फायदा क्या। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम इज द राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हमारे पास होगा यू, एच इज इक्वल टू यू प्लस पीवी होता है, यू प्लस पीवी होता है, तो हम इसको देखते हैं, यू प्लस पीवी हमारे पास होता है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वो कर लेना बेटा आंसर, और उसका आंसर जो था वो हमारे पास आ रहा था, आपने शायद गलत दिया था, अपने से कुछ बच्चों ने आंसर गलत दिया, उसका राइट आंसर था 2.597, 2.597 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जो आपने निकाला होगा मे बी मुझे लगता है आपने निकाला होगा मीटर स्क्वायर, मीटर में निकाल दिया होगा, मीटर में नहीं, हमें सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना आंसर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में हमें आंसर चाहिए। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। और अभी जो है थोड़ी देर में नॉन टेक्निकल क्लास होगी, तो वो आप स्टार्ट जरूर ज्वाइन कीजिए, और वो शायद यूट्यूब पे होगी। ठीक है, तो आपको लिंक आ जाएगा यूट्यूब का, उसके ऊपर क्लिक करके आप लाइव क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। किसी ने कोई क्वेश्चन, कोई बात करनी है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, ओके बेटा, थैंक यू।